दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई थी। कैसे एक सगा भाई ही बहन का कातिल बना। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी खौफनाक तरीके से बहन का गला घोंट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक दर्दनाक कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। इलाहाबाद के थाना धूमनगंज के गांव दामूपुर में मोहम्मद आरिफ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 6 बेटे थे। बेटों में नाजिम सबसे छोटा था। वह मकानों में मार्बल लगाने का ठेका लेता था, जिससे वह अच्छी खासी कमाई कर रहा था, जबकि मोहम्मद आरिफ गांव में ही पान की दुकान चलाते थे। इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम मोटर मैकेनिक थे। जीटी रोड चौफटका पर उसकी अपनी दुकान थी। घर में पत्नी परवीन बेगम के अलावा 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। 18 वर्षीय आयशा सभी भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थी। एक हरे बदन की गोरी चिट्टी आयशा देखने में ठीक ठाक लगती थी। आयशा के भाई इमरान की नाजिम से खूब पटती थी। उनकी यह दोस्ती बचपन की थी। नाजिम का उसके घर भी आना जाना था। इसी आने जाने में आयशा को नाजिम कब पसंद आ गया, उसे खुद ही पता नहीं चला। नाजिम आयशा को किसी दिन दिखाई न देता तो वह बेचैन हो उठती थी। नाजिम ने उसे भरोसा दिलाया कि दुनिया भले ही इधर से उधर हो जाए, लेकिन वह उसे इधर से उधर नहीं होने देगा। वह उसी से निकाह करेगा। प्यार मोहब्बत कोई छिपने की चीज तो है नहीं। नाजिम और आयशा की मोहब्बत का भी खुलासा हो गया। गांव में उनकी मोहब्बत की चर्चाएं होने लगीं। यह खबर इब्राहिम और उसके बेटे इमरान तक भी पहुंच गई। बहन की इस करतूत से इमरान को आग सी लग गई। वह आयशा पर नजर रखने लगा। उसने आयशा का घर से निकलना बंद करा दिया। इसके बाद उसने नाजिम को भी धमकाया कि अब कभी आयशा से मिलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नाजिम और आयशा की मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि इमरान की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। किसी न किसी बहाने आयशा और नाजिम मिल ही लेते थे। कहा कि मेरे भाईजान इमरान को हमारी मोहब्बत पर सख्त ऐतराज है। अगर तुम अपने अब्बू को निकाह के लिए मेरे अब्बू के पास भेजो तो बात बन सकती है। नाजिम को आयशा की बात उचित लगी। उसने आयशा को आश्वासन दिया कि घर पहुंचते ही वह अम्मी अब्बू से निकाह की बात करेगा। नाजिम ने घर आते ही निकाह की बात की। तब अगले ही दिन उसके अब्बू आयशा के अब्बू इब्राहिम से मिलने उनके कारखाने पर जा पहुंचे। इमरान को जब पता चला कि आयशा के निकाह के लिए नाजिम के अब्बू उसके अब्बू के पास आए थे तो वह स्वयं को रोक नहीं सका और जाकर नाजिम से झगड़ा करने लगा। तब गांव के कुछ लोगों ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। आयशा और नाजिम की मोहब्बत को 2 साल से अधिक हो चुकी थी। लाख कोशिश करके भी इमरान आयशा और नाजिम को अलग नहीं कर सका। बुजुर्गों के समझाने के बाद नाजिम और आयशा को लगने लगा था कि अब उनका निकाह हो जाएगा। इसकी वजह यह थी कि दोनों के अम्मी अब्बू राजी थे। बात सिर्फ इमरान की थी। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन वह भी मान जाएगा। कुछ दिनों तक इमरान ने भी विरोध नहीं किया तो आयशा और नाजिम को लगा कि अब सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। जबकि आयशा ने जो किया था उससे इमरान अंदर ही अंदर जल रहा था। वह किसी भी कीमत पर आयशा का निकाह नाजिम से नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए जब उसे कोई राह नहीं सूझी तो उसने गुपचुप तरीके से साजिश रच डाली। इस साजिश में उसने अपने मौसेरे भाई उस्मान, जो बेगम बाजार बमरौली का रहने वाला था, तथा अपने दोस्त सुफियान को विश्वास में लेकर शामिल कर लिया। पूरी योजना तैयार करके इमरान ने 14 सितंबर शनिवार को बहन से कहा कि नाजिम तुझे खुश रखेगा, इसलिए तेरा निकाह उससे कर देना ही ठीक है। इसलिए आज रात 9 बजे नाजिम को फोन करके तुम घर पर बुला लो। निकाह कब और कैसे किया जाएगा इस बारे में बात कर लेते हैं। इमरान की बात सुनकर पहले तो आयशा को यकीन नहीं हुआ। इमरान में बदलाव देखकर आयशा खुश हो उठी, परंतु इमरान के दिमाग में कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। इसके बाद आयशा के फोन करने पर नाजिम
आयशा के घर आ गया। इमरान उससे बड़ी आत्मीयता से मिला। नाजिन को उसने ऊपर के कमरे में ले जाकर बैठा दिया। उस कमरे में पहले से ही उस्मान और सुफियान बैठे हुए थे। नाजिन उन्हें जानता था, इसलिए उनसे बातें करने लगा। नाजिन को नाश्ता भी कराया गया। इसके बाद निकाह कब और कैसे किया जाए, इस विषय पर बातचीत होने लगी। रात के 11 बजे तक निकाह के बारे में बहुत सी बातें तय हो गईं। इसके बाद इमरान ने नाजिन को खाना खाकर जाने को कहा। नाजिन को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए उसने हामी भर ली। अब तक गांव में सन्नाटा पसर गया था। दिन भर का थका मांदा नाजिम लापरवाह चारपाई पर बैठा था। इसी का फायदा उठाकर उस्मान और सुफियान ने अचानक नाजिम के हाथ पैर पकड़ लिए तो इमरान ने झपट कर नाजिम का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। छटपटा कर नाजिम ने प्राण त्याग दिया। वह जिंदा न बच पाए, इसके लिए उसने उस पर चाकू से भी वार किया। इसके बाद रात में ही नाजिम की लाश को गांव के बाहर बाजरे के खेत में बीचों बीच फेंक दी गई। काम हो जाने के बाद सुफियान और उस्मान अपने अपने घर चले गए। आयशा, उसकी अम्मी और अब्बू तथा घर के अन्य लोग नाजिम की हत्या होते देखते रहे, लेकिन डर के मारे कोई विरोध नहीं कर पाया। आयशा ने कुछ कहना चाहा तो इमरान चीख कर सबको शांत करा दिया और सबको हिदायत दी कि अगर किसी ने कुछ भी बोलने या कहने की हिम्मत की तो उसका भी वही हाल कर दूंगा जो नाजिम का किया है। घर वालों को धमकाकर इमरान उस कमरे में गया जिसमें उसने नाजिम की हत्या की थी। उसकी साफ सफाई करके सुबह से पहले ही घर वालों को बिना कुछ बताए वह फरार हो गया। 3 दिनों तक नाजिम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। 18 सितंबर को जब लाश से दुर्गंध आने लगी तो कुछ लोग खेत के भीतर यह देखने के लिए घुसे कि दुर्गंध किस चीज की आ रही है। तब नाजिम की हत्या का पता चला। मोहम्मद आरिफ की सूचना पर पुलिस इमरान और साथियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी तो दबाव बनाने के लिए इमरान के अम्मी अब्बू तथा बहन आयशा को थाने ले आई थी। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी रामसूरत सोनकर ने इब्राहिम को थाने में रोककर परवीन बेगम और आयशा को घर भेज दिया गया। इमरान को साथियों से पता चल गया था कि आयशा ने नाजिम की हत्या की एक एक बात पुलिस को बता दी है। यही नहीं, वह अदालत में भी यह कहने को तैयार है कि नाजिम की हत्या उसके भाई इमरान ने अपने मौसेरे भाई उस्मान तथा दोस्त सुफियान के साथ मिलकर की है। तब नाजिम की हत्या का पता चला। मोहम्मद आरिफ की सूचना पर पुलिस इमरान और साथियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी तो दबाव बनाने के लिए इमरान के अम्मी अब्बू तथा बहन आयशा को थाने ले आई थी। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी रामसूरत सोनकर ने इब्राहिम को थाने में रोककर परवीन बेगम और आयशा को घर भेज दिया गया। इमरान को साथियों से पता चल गया था कि आयशा ने नाजिम की हत्या की एक एक बात पुलिस को बता दी है। यही नहीं, वह अदालत में भी यह कहने को तैयार है कि नाजिम की हत्या उसके भाई इमरान ने अपने मौसेरे भाई उस्मान तथा दोस्त सुफियान के साथ मिलकर की है। आयशा चश्मदीद गवाह थी। अगर वह अदालत में गवाही देती तो इमरान और उसके साथियों को सजा निश्चित थी। इसलिए इमरान को लगा कि किसी भी तरह आयशा को रोका जाए। वह उसी रात छिपते छिपाते घर आया और आयशा को समझाने लगा कि वह उसके खिलाफ गवाही न दे। लेकिन आयशा अपनी जिद पर अड़ी थी, क्योंकि उसके प्रेमी को मारा गया था। इसलिए उसने अदालत में सच बताने को ठान लिया। इसके बाद इमरान को इतना गुस्सा आया कि उसने तय कर लिया कि इसे मार देना ही ठीक है। उसने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और उस पर तेल डालने लगा। आयशा जान बचाने के लिए चीखते हुए भागी। तब उसे लगा कि अगर उसने आग लगाई तो यह शोर मचा देगी। शोर शराबा न हो, यह सोचकर उसने आयशा को पकड़ा और अपने दोस्त जहीद की मदद से उसका गला दबाकर उसे भी मार दिया। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने आयशा की लाश को रस्सी का फंदा बनाकर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से लटका दिया और अपने साथी जहीद के साथ घर से भाग गया। 19 सितंबर को अभी पूरी तरह सूर्योदय हुई भी नहीं थी कि इब्राहिम के घर की महिलाओं के चीख चीख कर रोने की आवाज से पूरा गांव जाग गया। गांव के लोग इब्राहिम के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी बेटी आयशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आयशा चश्मदीद गवाह थी। अगर वह अदालत में गवाही देती तो इमरान और उसके साथियों को सजा निश्चित थी। इसलिए इमरान को लगा कि किसी भी तरह आयशा को रोका जाए।
वह उसी रात छिपते छिपाते घर आया और आयशा को समझाने लगा कि वह उसके खिलाफ गवाही न दे। लेकिन आयशा अपनी जिद पर अड़ी थी, क्योंकि उसके प्रेमी को मारा गया था, इसलिए उसने अदालत में सच बताने को ठान लिया। इसके बाद इमरान को इतना गुस्सा आया कि उसने तय कर लिया कि इसे मार देना ही ठीक है। उसने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और उस पर तेल डालने लगा। आयशा जान बचाने के लिए चीखते हुए भागी। तब उसे लगा कि अगर उसने आग लगाई तो यह शोर मचा देगी। शोर शराबा न हो यह सोचकर उसने आयशा को पकड़ा और अपने दोस्त जहीद की मदद से उसका गला दबाकर उसे भी मार दिया। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने आयशा की लाश को रस्सी का फंदा बनाकर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से लटका दिया और अपने साथी जहीद के साथ घर से भाग गया। 19 सितंबर को अभी पूरी तरह सूर्योदय हुई भी नहीं थी कि इब्राहिम के घर की महिलाओं के चीख चीख कर रोने की आवाज से पूरा गांव जाग गया। गांव के लोग इब्राहिम के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी बेटी आयशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गांव वालों के कहने पर परवीन बेगम ने इस घटना की सूचना थाना धूमनगंज पुलिस को दी। इंस्पेक्टर रामसूरत सोनकर को परवीन बेगम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उसके बताए अनुसार मुकदमा दर्ज कराकर साथियों के साथ दामूपुर स्थित इब्राहिम के घर जा पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि आयशा की लाश मकान की पहली मंजिल में बने कमरे में दरवाजे के ऊपर के रोशनदान से रस्सी के सहारे लटक रही थी। इंस्पेक्टर रामसूरत सोनकर ने लाश का निरीक्षण करने के दौरान देखा कि लटक रही लाश के पैर फर्श को छू रहे थे। शरीर पर 2 जगहों पर जले के निशान थे। कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। वहीं मिट्टी के तेल का डिब्बा भी पड़ा हुआ था। वहां की स्थितियों से यही लग रहा था कि पहले उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। किसी वजह से इरादा बदल गया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद लाश को रस्सी के सहारे लटकाकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। पुलिस ने जब हत्या की शंका व्यक्त की, लेकिन घर वाले यह बात मानने को तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर रामसूरत सोनकर ने लाश को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई निपटाई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल भिजवा दिया। अब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। पोस्टमार्टम के बाद आयशा की लाश अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वालों को सौंप दी गई। इंस्पेक्टर रामसूरत को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो उनका शक विश्वास में बदल गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयशा की मौत एंटीमार्टम इंजरी स्ट्रांगुलेशन यानी गला दबाकर हत्या करना बता रही थी। इस बीच इंस्पेक्टर रामसूरत सोनकर ने इस मामले में अपने मुखबिरों से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थीं। प्राप्त जानकारियों के अनुसार आयशा के भाई को उस रात गांव में देखा गया था। वहां लोगों के बीच चर्चा हो रही थी कि आयशा नाजिम की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताकर मुख्य गवाह बन गई थी, इसीलिए उसे उसके भाई ने मार दिया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना धूमनगंज पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू किए। फलस्वरूप 20 सितंबर को पुलिस ने इमरान के मौसेरे भाई उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अगले दिन पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद 28 सितंबर को आयशा का भाई इमरान भी पुलिस गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने पूछताछ करके अगले दिन उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नाजिम की हत्या में शामिल तीसरे अभियुक्त सुफियान तथा आयशा की हत्या में शामिल जहीद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही थी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।